अगर अब हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रोसेसेस में अगर अब हम बात करें एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस करते हुए एक्सटेंशन होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना, एलिमिनेट हो जाना। अब जब आप डिस्क्राइब करोगे, अगर वन लाइन डेफिनेशन की बात करें तो ये ग्रेजुअल वीकनिंग एंड डिसअपियरेंस ऑफ अ रिस्पांस टेंडेंसी को आप एक्सटेंशन कहोगे। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जब आप एक बिहेवियर लर्न करवा दोगे, एक रिस्पांस लर्न करवा दोगे, तो एकदम से वो रिस्पांस अनलर्न नहीं होगा। उस रिस्पांस को अनलर्न करवाने के लिए सबसे पहले वो ग्रेजुअली वीक होगा, आहिस्ता आहिस्ता वीक होगा, और फिर एक टाइम आएगा जब वो रिस्पांस एक पार्टिसिपेंट या एक ऑर्गेनिज्म उस रिस्पांस को प्रोड्यूस करना छोड़ देगा। एक्सटेंशन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप क्योंकि बिहेवियर शेप कैसे करवा रहे हो, आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। लिवर प्रेस करता है रैट तो उसको फूड मिल जाता है, रैट दोबारा लिवर प्रेस करता है, फूड मिल जाता है, रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है, फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है, रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, जिसकी वजह से बिहेवियर बेसिकली परफॉर्म हो रहा है। एक्सटेंशन कब होगी? वो फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस, वो फेवरेबल आउटकम, वो रीइंफोर्समेंट जो आप हर रिस्पॉन्स के बाद रेट को दे रहे थे या किसी भी पार्टिसिपेंट को देते हो, अगर वो फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस मिलना बंद हो जाए, वो रीइंफोर्समेंट मिलना बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिकली पहले बिहेवियर वीक होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब बिहेवियर प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। रैट लिवर प्रेस करे, फूड ना मिले, रैट ने दोबारा लिवर प्रेस किया, फूड नहीं मिला। शुरू में रैट आप ये देखोगे कि लिवर प्रेस करता जाएगा, लेकिन जब 5-10 ट्रायल्स तक रैट को लिवर प्रेस करने पे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, तो दोबारा से रैट इस चीज को लर्न कर लेगा कि अब लिवर प्रेस करने पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही, फूड नहीं मिल रहा, कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बिहेवियर प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। शुरू में रैट रेजिस्टेंस शो करेगा, बिहेवियर प्रोड्यूस होता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब बिहेवियर दोबारा से अनलर्न हो जाएगा और बिहेवियर प्रोड्यूस होना खत्म हो जाएगा। एक डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। रेड से बाहर निकलें और इसको जरा डेली लाइफ पे अप्लाई करें। एक्सटेंशन ही को मैं अप्लाई करवाती हूँ। एक छोटा बच्चा है जो कि बेड टाइम, आप ये कह लो कि बेड टाइम क्राइंग बिहेवियर में इन्वॉल्व है। जब भी रात को बच्चा सोने लगता है तो या आप ये कह लो कि पेरेंट्स जब उसको रूम में छोड़ते हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चा रोना शुरू करता है, पेरेंट्स एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, अटेंशन मिल रही है बेसिकली, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि पेरेंट्स के लिए जो क्राइंग बिहेवियर है वो नेगेटिव है। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि एक्सटेंशन हम क्यों करवाना चाहते हैं। एक्सटेंशन हम यूजुअली ऐसे रिस्पॉन्सेस के लिए करवाना चाहते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते। अनलर्न हम क्यों करवाना चाहते हैं? हम ऐसे रिस्पॉन्सेस को अनलर्न करवाना चाहते हैं या एक्सटेंड करवाना चाहते हैं जो कि डिजायरेबल नहीं होते। हम ये नहीं चाहते कि फेवरेबल रिस्पॉन्सेस डिजायरेबल हो। अगर आप क्लास में क्वेश्चनिंग कर रहे हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि क्लास में क्वेश्चनिंग करने का रिस्पॉन्स एक्सटेंड हो, क्योंकि क्लास में क्वेश्चनिंग करने का जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा से एक पॉजिटिव बिहेवियर है, जिसकी वजह से लर्निंग मजीद इनहेंस हो रही है। क्लास में शोर हो रहा है, अननेसेसरी रिमार्क्स पास हो रहे हैं, ये बिहेवियर क्लासरूम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, ये बिहेवियर अनडिजायरेबल हो सकता है, जिसको मैं चाहूंगी एक्सटेंशन की साइड पे लेके जाया जाए। लेकिन हर बिहेवियर को अनलर्न हम नहीं करवाना चाहते। एक्सटेंशन बेसिक का पर्पस ही बेसिकली ये होता है कि आप ऐसे बिहेवियर्स को एक्सटेंड करवाओ जो कि नेगेटिव हैं, जो कि अनफेवरेबल हैं। अभी जो बेड टाइम क्राइम की मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि बच्चा रो रहा है, अब डेली बेसिस पे पेरेंट्स ये बिहेवियर देख रहे हैं कि बच्चा रोता है, बेड टाइम क्राइम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं वो। अभी जो बेड टाइम क्राइम बिहेवियर है ये पेरेंट्स के लिए नेगेटिव है। अब बच्चा रोता है, बच्चे को अटेंशन मिल जाती है। अब आप ये देखो, बच्चों को जो अटेंशन मिल रही है ये बच्चे के लिए फेवरेबल है।
जब एक चीज फेवरेबल आप बच्चे को दोगे, बिहेवियर हमेशा बढ़ता है। बच्चा ये लर्न करने लगता है कि मैं जब रोता हूँ पेरेंट्स मेरी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं या मुझे दोबारा से अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है। क्राइंग बिहेवियर इंक्रीज करता है। क्राइम बिहेवियर इसलिए इंक्रीज करता है कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव होते हो, आप पूरी तौर पर अटेंटिव हो जाते हो। अब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इस क्राइम बिहेवियर को एक्सटेंड करवाना है, ये फेवरेबल किसी भी तरह से नहीं है, ये बिहेवियर अनडिजायरेबल है। एक दिन रात को बच्चा रोता है, पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते, पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते बच्चे अब बच्चे को वो अटेंशन नहीं मिली जो बच्चे के लिए फेवरेबल थी। पहले दिन क्राइम बिहेवियर इंक्रीज करेगा, बच्चा रेजिस्ट करेगा और मजीद ज्यादा रोएगा क्योंकि वो अटेंशन चाह रहा है पेरेंट्स की। पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि आज बच्चे को अटेंशन नहीं देनी रोने पे। पहले दिन क्राइम बिहेवियर बढ़ेगा, दूसरे दिन भी बच्चा रोएगा, तीसरे दिन भी बच्चा रोएगा, 3 4 5 दिन आपको वो बिहेवियर नजर आएगा क्राइम, क्योंकि बच्चा दोबारा से अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। पेरेंट्स अटेंशन नहीं देंगे, बच्चा ये लर्न कर लेगा कि वो अटेंशन जो कि पहले रोने पे मिल रही थी अब वो रोने की वजह से नहीं मिल रही। बिहेवियर एक्सटेंशन की साइड पे चला जाएगा। जो बेड टाइम क्राइंग पहले अटेंशन पेरेंट्स की अटेंशन गेन करवा रही थी, अब अटेंशन गेन नहीं हो रही। इसकी वजह से एक टाइम आएगा जब 3 4 5 दिन बच्चा रोएगा और पेरेंट्स की तरफ से जब अटेंशन नहीं मिलेगी, बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता क्राइंग बिहेवियर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, एक्सटेंशन की साइड पे चला जाएगा। शुरू में ये होगा कि किसी दिन बच्चा थोड़ा कम रो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब बच्चा बेड टाइम क्राइंग को छोड़ देगा। इस तरह से कोई भी बिहेवियर एक्सटेंशन की साइड पे चला जाएगा। जब भी आप रीइंफोर्समेंट निकाल लोगे किसी भी चीज की साइड पे, पॉजिटिव आउटकम निकल जाएगा, बिहेवियर डिक्लाइन की साइड पे चला जाएगा। अब आप आओ स्टिमुलस जर्नलाइजेशन की साइड पे। लास्ट टाइम भी क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हमने बात की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने ये कहा था कि जर्नलाइजेशन ही होती है कि जब आप एक बिहेवियर सीख लेते हो किसी एक खास स्टिमुलस से, तो आप उसे बाकी सिमिलर स्टिमुलाई पे भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग में मैंने आपको इसकी एग्जांपल ये दी थी कि वो डॉग जो कि बेल एक बेल के साउंड पे सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करना सीखेगा, वो हर तरह के बेल के साउंड पे सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। वो मोबाइल टोन पे भी सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, वो बजर पे भी सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, वो मेटालिक साउंड पे भी सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसे ये पता है कि टोन के बजने की वजह से फूड मिल रहा है। अब वो टोन या साउंड जिस भी तरह का होगा, वो हर तरह के साउंड पे सेलिब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ये थी जर्नलाइजेशन, कि आप सिमिलर चीज पे उसको जर्नलाइज कर दोगे। जर्नलाइजेशन क्यों जरूरी होती है? आप ये देखो कि अगर जर्नलाइजेशन का फिनोमेना ना हो तो लर्निंग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम हर छोटी छोटी चीज को दोबारा सीखें, इसीलिए हम सिमिलर चीज पे लर्निंग को अप्लाई कर देते हैं। जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आपको अब आप ये देखो, क्या अगर यूनिवर्सिटी में आप एक क्लास में आपको पता है कि आपने खामोशी से बैठना है, उसी चीज को आप बाकी तमाम क्लासेस पे अप्लाई कर देते हो। ये जरूरी नहीं होता कि आपको एक क्लास में सेपरेट बताया जाए, नेक्स्ट क्लास में वही इंस्ट्रक्शंस दोबारा दी जाए, नेक्स्ट क्लास में वही इंस्ट्रक्शंस दोबारा दी जाए। जो जर्नल कुछ आप ये कह लो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं हर क्लास की, वो तकरीबन सिमिलर होती हैं और वो स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं होती। इससे आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि आप सिमिलर तरह की लर्निंग को तमाम क्लासेस पे अप्लाई कर देते हो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जर्नलाइजेशन में बहुत आपको लगेगा कि आपने देखा होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है कि एक स्टूडेंट है जो कि कोई विटी रिमार्क्स देता है, या आप ये कह लो कि कोई जोक सुनाता है किसी फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास में जोक सुनाने के बाद ना सिर्फ क्लास फेलोज उस जोक को एंजॉय करते हैं, बल्कि इवन टीचर भी उस जोक को एंजॉय करता है। क्या चीज लर्न हुई? ये लर्न किया गया कि इसका मतलब ये है कि ये क्लास ऐसी है जिसमें रिमार्क्स, कुछ विटी रिमार्क्स पास किए जा सकते हैं, क्योंकि टीचर ने इस चीज को माइंड नहीं किया, आपने जर्नलाइज कर दिया। अब जर्नलाइजेशन हो गई, आप नेक्स्ट टाइम भी उस टीचर की क्लास में रिमार्क्स पास करोगे, एंड आप इस
ये जो जोक आपने सुनाया है आप कोशिश करोगे इसे बाकी क्लासेस में भी अप्लाई करो। अब आप बाकी क्लासेस में अप्लाई करते हो, आपने एक और क्लास में कोई जोक सुनाया, इवन उस टीचर ने और उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा गया, आपके क्लास फेलोज ने भी एंजॉय किया, कोई और सब्जेक्ट का टीचर था उसने भी बहुत एंजॉय किया, बिहेवियर मजीद जर्नलाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है कि जोक सुनाना एक्सेप्टेबल है। अब आप आओ जरा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत जरूरी होती है आपके लिए। आप किसी थर्ड क्लास में दोबारा एक जोक सुनाते हैं और वो टीचर जो है उस चीज को माइंड करता है, या आप ये कहने कि आपको डांटा जाता है, आप एकदम से क्या चीज सीखोगे? ओके, फर्स्ट 2 क्लासेस में जोक सुनाना एक्सेप्टेबल है, लेकिन थर्ड क्लास जिस भी सब्जेक्ट की है इसमें आपने कोई रिमार्क्स पास नहीं करने, बिकॉज टीचर ने इस चीज को माइंड किया। आपने ऑटोमेटिकली क्या सीखा? डिस्क्रिमिनेट कर लिया आपने। आपने खुद से इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि पहली जो 2 क्लासेस थी उसमें आप रिमार्क्स पास कर सकते हैं, उसमें आप जोक्स कहीं कहीं कोई जोक सुना सकते हैं, लेकिन ये जो थर्ड क्लास है इसमें कोई जोक सुनाना अलाउड नहीं है। आपने डिस्क्रिमिनेट कर लिया, आपने लर्न कर लिया कि आइंदा से ये जो थर्ड क्लास थी, जो भी XYZ सब्जेक्ट थी, इसमें आप कोई जोक्स नहीं सुनाओगे, क्योंकि क्लासरूम एनवायरनमेंट में उसके बाद आपको डांटा गया और क्लासरूम एनवायरनमेंट बजाय इसके कि अच्छी हो मजीद खराब होगी। डिस्क्रिमिनेशन हम सीखते हैं। एक एग्जांपल मैं इससे हटके भी आपको देती हूँ। जो लोग ड्राइव करते हैं आपने देखा होगा कि उन्हें पता है कि जिस जगह पे भी जिस जगह पे भी उन्हें रेड सिग्नल नजर आएगा उन्होंने रुकना है, ठीक है। और अब वो किसी भी जगह पे जाते हैं, बेसिकली वो किसी भी सिग्नल पे होते हैं, वो किसी इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में देखते हैं रेड लाइट पे वो रुकते हैं, जर्नलाइजेशन हो रही है बेसिकली। और आपने डिस्क्रिमिनेशन क्या सीखी हुई है? आपने डिस्क्रिमिनेशन ये सीखी हुई है कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, ये आपने डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। जर्नलाइजेशन ये है कि आप हर तरह की रेड लाइट पे रुक रहे हो, ये देखे बगैर कि उसका साइज क्या है, किस तरह की है, आपको सिर्फ ये पता है कि रेड लाइट का मतलब ये है कि आपने सिग्नल पे रुकना है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? आपने इस चीज को लर्न कर लिया है कि ग्रीन लाइट पे चलना है, येलो लाइट पे आपने वेट करना है, एंड रेड लाइट पे आपने रुकना है। ये आपने डिस्क्रिमिनेशन सीख ली। अच्छा, एक और एग्जांपल। अब एक बॉय है जो कि बेसिकली एक डॉग, दो डॉग्स के साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा रहता है, और जो बच्चा है डॉग्स के साथ खेलता है, उसने क्या लर्न किया? उसने खुद से अज्यूम कर लिया कि इसका मतलब है तमाम डॉग्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। कोई एक थर्ड कोई उसका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, और वो जब डॉग के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करता है तो बेसिकली आप ये कह लो कि डॉग उसे बाइट कर लेता है। उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि तमाम डॉग्स फ्रेंडली नहीं होते और थोड़ा केयरफुल हो जाने की जरूरत है। तो ये जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी लर्निंग में। इससे जर्नलाइजेशन का फायदा ये होता है कि आपको हर छोटी से छोटी चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिमिलर चीज को जर्नलाइज कर देते बाकी तमाम जगहों पे। यानी अगर एक बच्चा ये देखता है कि वेल बिहेव करने पे पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, छोटा बच्चा, तो उसे पता होगा कि वेल बिहेव करने पे स्कूल में टीचर भी अप्रिशिएट करेगा, और आप ये कह लो कि एकेडमी में जो या ट्यूशन सेंटर में भी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा जब जब वो वेल बिहेव करेगा। यानी वो किसी भी सेटिंग में वेल बिहेव करेगा, वो जर्नलाइज कर देता है कि उसको अप्रिसिएशन मिलेगी। इस तरह से आप लर्निंग को अप्लाई करते चले जाते हैं, और जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत होती है ऑटोमेटिकली आपको पता होता है कि आपने किस जगह पे डिफरेंशिएट करना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, आपने देखा होगा आपकी तमाम क्लासेस का एक खास तरह का एनवायरनमेंट होता है। आपके कुछ टीचर्स आपको अलाउ करते हैं, जो टीचर थोड़ा सा आप ये कह लो कि लाइट एनवायरनमेंट होती है। लाइट एनवायरनमेंट कैसे होती है कि समटाइम्स आप रिमार्क्स भी दे रहे होते हो, समटाइम्स आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हो टॉपिक से। कुछ क्लासेस ऐसी होती होंगी जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता होगा, और आपने ये लर्न कर लिया होगा कि
फलां क्लास में बिल्कुल अलाउड नहीं है किसी भी किस्म का हिलना जुलना। ये सब क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन आप सीखते हो और अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे सीखते हो। यहाँ पे बिलाखिर आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रोसेसेस हैं वो एंड हो जाते हैं। हमने प्रोसेसेस में 4 तरह के प्रोसेसेस की बात की है। हमने शेपिंग की बात की है, बिहेवियर कैसे सीखा जाता है, कैसे आप शेप करवाते हो विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट। देन हमने एक्सटेंशन की बात की है, अनडिजायरेबल बिहेवियर को आप कैसे एक्सटेंड करवाते हो, किस तरह से एलिमिनेट होता है। देन आप स्टिमुलस जर्नलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की बात की है कि किस तरह से आप सिमिलर लर्निंग को बाकी सारी सेटिंग पे अप्लाई कर देते हो और किस तरह से आप डिस्क्रिमिनेशन सीखते हो। एक बात याद रखिएगा, जब आप एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश करेंगे किसी भी जगह पे, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की हर एग्जाम्पल जब आप कवर करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स पहले प्रोड्यूस होना चाहिए और कॉन्सिक्वेंस बाद में आना चाहिए। अब आप ये देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन के केस में जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, अली मेक्स वॉइस क्रैक्स इन अदर क्लासेस, अली की तरफ से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ एंड देन उस पर कॉन्सिक्वेंस आया। तो एग्जाम्पल देखते वक्त लिखते वक्त इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग के केस में अपने स्टिमुलस को पहले रखना है एंड रिस्पॉन्स को बाद में रखना है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग के केस में आपने एग्जाम्पल इस तरह से कवर करनी है कि पहले आपने वॉलंटरी रिस्पॉन्स शो करना है एंड देन उसका कॉन्सिक्वेंस दिखाना है। प्रोसेसेस बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। इवन जो डिस्क्रिमिनेशन, जर्नलाइजेशन, एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो भी सिमिलर है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसको अप्लाई डिफरेंट वे में करवा रही हैं। अब आप आओ अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग पे। अच्छा, अगर यहाँ तक आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिहाज से तो मुझे बता दें, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली यहाँ पे एंड हो जाता है, फिर हम अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग पे चले जाते हैं। मैम एक चीज, हाँ जी बता दें। मैम ये एक्सटेंशंस दोबारा समझा दें, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। राइट, एक्सटेंशन बेसिकली ये है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर, आप ये चाहते हैं कि आप उस अनडिजायरेबल बिहेवियर को एलिमिनेट करवा दो, खत्म करवा दो, डिसअपियर हो जाए वो बिहेवियर, क्योंकि वो आपके लिए किसी भी तरह से डिजायरेबल नहीं है। बच्चा मिसबिहेव करता है, पेरेंट्स के लिए डिजायरेबल नहीं है। स्टूडेंट्स क्लास में शोर करते हैं, टीचर्स के लिए डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट हो रहा होता है। कोई गैदरिंग हो रही है, गैदरिंग में या आप ये कह लो कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टेज पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के लिए किसी भी तरह से डिजायरेबल नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा हर अनडिजायरेबल बिहेवियर एक्सटेंड करवा दिया जाए। एक्सटेंशन कैसे होगी? एक्सटेंशन आपने शेप कैसे करवाया था? आपने रीइंफोर्समेंट बार बार देने से शेप करवाया था। जब आप रीइंफोर्समेंट देना छोड़ोगे, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस या फेवरेबल चीज जो कि आपको बिहेवियर परफॉर्म करने के बाद मिल रही थी अब वो नहीं मिलेगी, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा माइट भी इसलिए मिसबिहेव कर रहा था क्योंकि शायद किसी ने पेरेंट्स की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे, अच्छा अभी ठीक है, छोटा बच्चा है, सीख जाएगा वक्त के साथ। आप बच्चे को मना नहीं कर रहे थे मिसबिहेव करने से, आप बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक दफा ये रिमार्क्स दे दिया कि बच्चा है, सीख जाएगा, खुद ब खुद उसको समझ आ जाएगी वक्त के साथ। एक दफा ये कह दिया कि अच्छा ठीक है, किसी पेरेंट ने ये रिमार्क्स दे दिया कि इस दफा हुआ है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आपने इग्नोर कर रहे थे बेसिकली, या आप ये कह लो कि उस मिसबिहेवियर को पनिश नहीं किया जा रहा था। बेसिकली पेरेंट्स की तरफ से जो सपोर्ट थी उस मिसबिहेवियर के लिए, वो उस बिहेवियर को एक्सटेंड नहीं होने दे रही थी। अब एक्सटेंशन की साइट पे लेके जाना है, तो एक्सटेंशन की साइट पे कब जाएगा? एक्सटेंशन की साइट पे उस वक्त जाएगा जब आप पेरेंट्स की सपोर्ट खत्म करोगे टुवर्ड्स द मिसबिहेवियर। अगर आपको ये लगता है कि आपने देखा होगा आपके घर गेस्ट्स आते हैं और छोटे बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं और आप समटाइम्स इरिटेट भी हो रहे हो कि पेरेंट्स क्यों मना नहीं कर रहे, वो पेरेंट्स की सपोर्ट बच्चे को मिसबिहेव करने पे मजबूर कर रहे हैं। पेरेंट्स मना नहीं कर रहे जिसकी वजह से मिसबिहेवियर ज्यादा हो रहा है।
एक्सटेंशन कब होती है? समटाइम्स जब बिहेवियर, इस चीज को याद रखिएगा, जब बिहेवियर बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल हो जाता है तो आपको एकदम से पनिशमेंट की साइड पे अक्सर जाना पड़ता है। एक तो वो रीइंफोर्समेंट खत्म करनी पड़ती है जो आप हर बिहेवियर के बाद दे रहे होते हैं। पेरेंट्स की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट निकलेगी ऑटोमेटिकली, बच्चे को पता होगा कि आप पेरेंट्स पीछे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे वेल बिहेव करना है किसी दूसरे के घर पे जाके। या आप ये कह लें कि पेरेंट्स की तरफ से अगर डांट दिया जाएगा एकदम से, कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव हो गया, तब भी एकदम से बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा। एक्सटेंशन के केस में बेसिकली वो रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस जो पहले मिल रहा था अगर अब नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक दिन आप टीचर से रिक्वेस्ट करते हो, आपने देखा होगा कुछ मतलब आप स्टूडेंट्स की कोशिश ये होती है कि इस तरह की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा होती हैं कि आज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम नहीं पढ़ते समटाइम्स, ठीक है। बस औकात ये होता है कि कभी कभी आपकी कोई ऐसी रिक्वेस्ट अगर मान ली जाती है तो बिहेवियर रीइंफोर्स हो जाता है। आप क्या लर्न करते हैं? आप ये लर्न करते हैं कि फलां टीचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हम नहीं पढ़ते तो मान लेगा। एक्सटेंशन कब होगी? एक दफा मान लिया गया, दूसरी दफा मान लिया गया, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट्स को मना कर दिया गया। रीइंफोर्समेंट क्या थी? आपने मुझसे रिक्वेस्ट की हम नहीं पढ़ते, मैं मान जाऊं कि हम नहीं पढ़ते, आपके लिए वो जो फ्री टाइम है वो रीइंफोर्समेंट है। आप नेक्स्ट टाइम मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तो आपसे कहूँ नहीं कोर्स बहुत ज्यादा रहता है, पढ़ना है, आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया। नेक्स्ट टाइम आपने फिर कहा कि अच्छा ठीक है आज फलां रीजन है इसलिए नहीं पढ़ना, आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया, आपको वो फ्री टाइम नहीं मिला जो कि आप चाह रहे थे। ऑटोमेटिकली वो जो रीइंफोर्समेंट फ्री टाइम के फॉर्म में आपको मिल रही थी वो अब आपको नहीं मिल रही। एक टाइम आएगा जब आप किसी टीचर से रिक्वेस्ट करना छोड़ देंगे कि आज हम नहीं पढ़ेंगे। रीजन क्या है? अब आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जा रही। आप ये देखते होंगे कि आप कुछ खास क्लासेस में सिर्फ इस तरह की रिक्वेस्ट करते होंगे जहां पे रिक्वेस्ट आपकी मानी जाती होगी। ज्यादातर क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें आप इस तरह की रिक्वेस्ट को अवॉइड करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती। रीइंफोर्समेंट, फेवरेबल कॉन्सिक्वेंस यानी ना पढ़ाना ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका ये बिहेवियर एक्सटेंड हो चुका है कि हम किसी क्लास में रिक्वेस्ट करें कि ना पढ़ा जाए। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रही थी कि विटी रिमार्क्स हैं या जोक्स क्रैक किए जा रहे हैं किसी क्लास में, एक दफा आपको सब हंसते हैं, टीचर भी उसको एंजॉय करता है, नेक्स्ट टाइम आपको वो एप्रिसिएशन जोक्स क्रैक करने पे नहीं मिलती जो कि पहले मिल रही थी, ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि अब कोई उन जोक्स पे हंस नहीं रहा, कोई उन जोक्स को एंजॉय नहीं कर रहा। आप सेकंड टाइम कोशिश करोगे लेकिन उसके बाद छोड़ दोगे क्योंकि किसी ने आपके जोक्स पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता बिहेवियर पहले वीकन होगा, आप एक आधी दफा दोबारा ट्राई करोगे जोक्स क्रैक करने की, कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से एक टाइम आएगा जब बिहेवियर डिसअपीयर हो जाएगा। होपफुली आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं उसको फर्दर एड्रेस कर देती हूँ। मैम अगर उसी टाइम पे रिएक्ट किया जाए तब भी एक्सटेंशन होती है या आप आहिस्ता आहिस्ता करें तब भी हो जाती है? एक बात याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट के केस में भी एंड पनिशमेंट के केस में भी टाइमिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। अगर दोनों केसेस में अगर आपको लगता है कि एक बच्चे ने अच्छा काम किया है एंड आप उसको 3 दिन बाद रिस्पॉन्ड करेंगे कि अच्छा ठीक है बहुत अच्छा काम किया है, तो उस रीइंफोर्समेंट का कोई फायदा नहीं होगा। टाइम गैप इतना ज्यादा अगर आ जाएगा तो उस रीइंफोर्समेंट या उस पनिशमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट बिहेवियर प्रोड्यूस होने के फौरी तौर पे देना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप पनिशमेंट इस तरह से देते हैं कि बच्चे ने सुबह कुछ गलत किया है और मदर ये कहती है कि ओके शाम को फादर आएंगे तो उन्हें मैं बताऊंगी कि अच्छा ये गलत काम किया है, वो शाम तक जितना टाइम गैप होगा उस पनिशमेंट का बाद में कोई फायदा रहेगा नहीं। या आप ये कह रहे हो कि ये जो वार्निंग्स बार बार पनिशमेंट में दी जाती हैं कि ऐसा कर दिया जाएगा ऐसा कर दिया जाएगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पनिशमेंट अप्लाई करने का एक तरीका ये होता है कि मिसबिहेवियर के फौरी बाद पनिशमेंट अप्लाई की जाएगी या अच्छे बिहेवियर के फौरी बाद रीइंफोर्समेंट अप्लाई की जाएगी। सेकेंडली पनिशमेंट के केस में ये जो वार्निंग्स हैं इसकी वजह से आपको आपका बिहेवियर
वीकन नहीं होता, क्योंकि पार्टिसिपेंट ये लर्न कर लेता है कि बार बार वार्निंग मिल रही है लेकिन पनिश नहीं किया जा रहा। पनिश ना करने की वजह से फिर वो इस चीज को उसके माइंड में आ जाता है कि मुझे पनिश नहीं किया जा रहा, मुझे बार बार सिर्फ वार्न किया जा रहा है। तो टाइमिंग्स, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक फौरी तौर पे बिहेवियर के बाद रीइंफोर्स या पनिश नहीं किया जाएगा, कोई भी बिहेवियर शेप नहीं होगा। आपका पॉइंट क्लियर होता? यस मैम। ठीक। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। इनकेस अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। अब आप आओ अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। इसका जस्ट मैं खुद बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, ये मैंने सिर्फ आपको बताना है कि लर्निंग में क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की भी लर्निंग है, लेकिन इसमें आपको मुझे दो मेजर टाइप्स की लर्निंग बतानी थी जो कि ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। लेटेंट लर्निंग की बात करते हैं। लेटेंट लर्निंग कोई भी ऐसी लर्निंग है जो कि हिडन लर्निंग है। लर्निंग हो रही है लेकिन उस वक्त तक सामने नहीं आ रही जब तक रिक्वायर्ड नहीं। लेटेंट, छुपी हुई, हिडन। लेटेंट का मतलब ही हिडन या छुपी हुई होता है। कोई भी ऐसी लर्निंग जो कि उस वक्त तक सामने ना आए, उस वक्त तक हिडन रहे, उस वक्त तक ओवर्ट रिस्पॉन्स में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के तौर पे सामने ना आए, जब तक रिक्वायर्ड ना हो, जब तक चाहिए ना पड़े। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी मदर, आप अपनी मदर को देखते हो कि वो खाना बना रही है। आप किचन में जाते हो, आपको इस चीज का आइडिया रहता है कि वो किस किस स्टेप को फॉलो करेंगे, लेकिन आपने कभी खुद खाना नहीं बनाया। उसके बावजूद कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है। आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस एक्टिव हैं, आप देख रहे हो, थोड़ा सा स्टेप्स को भी गौर समटाइम्स कर रहे होते हैं। बेशक खुद कुकिंग ना भी कर रहे हो लेकिन स्टेप्स को गौर कर रहे होंगे, देख भी रहे हैं उन्हें, ऑब्जर्वेशन भी हो रही है। तो आप कुछ ना कुछ रिटेन कर रहे हैं स्टेप्स को कि मदर ने पहले ये स्टेप किया, ये स्टेप किया। एक दिन आपकी मदर फॉर एग्जांपल बीमार हो जाती है अब, और आपको लगता है कि कोई और वे नहीं है, और आप बाहर से ऑर्डर कुछ नहीं कर सकते, इतना एग्जांपल की कंडीशन ये है। और फिर आप उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको खाना खुद बनाना पड़ता है। आप ये देखोगे कि आप कुछ ना कुछ बना लोगे। रीजन क्या होगी? आपने मदर को बहुत दफा कुकिंग करते हुए देखा है, कुछ ना कुछ आपने ऑब्जर्व भी किया है, आपके माइंड में रिटेन भी हुआ है, मेमोरी में आपकी गया है, जिसकी वजह से अब कुछ बहुत आसान सा बेशक, लेकिन कुछ ना कुछ आप बना लोगे। ये क्या है? ये लेटेंट लर्निंग है कि आपको लग रहा था कि आपको मतलब लाइक लर्निंग हो रही थी, हिडन थी, ऑब्जर्वेबल नहीं थी, क्योंकि इससे पहले आपको कभी मौका नहीं मिला था खाना बनाने का। या आप ये कह रहे हो कि उस वक्त तक अपेरेंट, आपकी लर्निंग उस वक्त तक सामने नहीं आई थी जब तक कि वो चाही नहीं थी। और लेटेंट लर्निंग उस केस में सामने आती है जब उसके पीछे कोई खास वजह होती है, कोई खास मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन इस केस में क्या है? आपको पता है कि कोई और ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको खाना बना के दे सके, या आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं है जो इस टास्क को परफॉर्म कर सके, तो उस केस में आपने खाना बनाया। इसी तरह से आपको लगता है कि आपके फादर आपको डेली यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं, ठीक है, आप बातें कर रहे होते हो यूजुअल, या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते, कभी मोबाइल यूज कर रहे हो, और आपको ये लगता है कि आप रूट, यूनिवर्सिटी का जो रूट है, जो रास्ता है, उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे। एक दिन आपके फादर आपको ये बताते हैं जी उन्हें किसी मीटिंग के लिए जल्दी जाना है, आप चले जाएं अपनी बाइक वगैरह पे। अब आप ये देखोगे कि कुछ ना कुछ रास्ता आपको याद रहता है, कुछ ना कुछ लेटेंट और हिडन लर्निंग होती है, आप उसको बेशक उस वक्त यूज करें या ना करें। अब जब आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, आप ये देखोगे कि वो यूनिवर्सिटी का रूट जो कि पहले आप गौर नहीं करते थे, लेकिन उस रास्ते से बार बार गुजरने की वजह से कुछ ना कुछ हिडन लर्निंग होगी और आप उस दिन यूनिवर्सिटी बड़े आराम से पहुंच जाओगे। रीजन क्या होगी? आप रूट जो रास्ता था यूनिवर्सिटी का, वो कहीं ना कहीं आप उससे फेमिलियर थे। कुछ लोगों में लेटेंट लर्निंग में बेसिकली आपकी कॉग्निशंस का रोल होता है, क्योंकि ना सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो बल्कि रिटेंशन हो रही होती है। आप जिन चीजों को देख रहे होते हो उन्हें मेमोरी में रिटेन भी कर रहे होते हो। फिर उस रिटेंशन की वजह से जब आपको चाहिए पड़ती है तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हो। और कोई मोटिवेशन यानी कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होता है जिसकी वजह से वो आपको लर्निंग अप्लाई करनी पड़ती है।
ये थी जी आपके पास लेटेंट लर्निंग। इसमें रीइंफोर्समेंट का कोई रोल नहीं होता, ना तो आपको रीइंफोर्स किया जा रहा होता है, और ना ही आप दो स्टिमुलाई को आपस में एसोसिएट कर रहे होते जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में करते हैं। बेसिकली ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो कि अपेरेंट नहीं होती उस वक्त तक, ऑब्जर्वेबल नहीं होती उस वक्त तक जब तक रिक्वायर्ड ना हो, या जब तक इसे परफॉर्म करने के लिए कोई सफिशिएंट मोटिवेशन आपके पास ना। देन आपके पास आती है इनसाइट लर्निंग। इस डेफिनेशन को बाद में देखते हैं। इनसाइट लर्निंग को कहा जाता है आहा एक्सपीरियंस। आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ना हो रहा हो, और इनसाइट एकदम से आपको एक आइडिया क्लिक करे कि ऐसा करने से ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद जब वो टास्क आप परफॉर्म कर लें तो आप कहें आहा, यानी आप एक एक्साइटमेंट शो करें कि आपने एक काम कर लिया। सडन रियलाइजेशन कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, खुद ब खुद इनसाइट, आपको खुद ब खुद एक आइडिया आ जाए कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो ये इनसाइट लर्निंग होती है। एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट में उसने चिंपैंजीज, इस चिंपैंजी का नाम बेसिकली सुल्तान था, ये आपको नाम लिखा हुआ बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। और एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया था कि केज में चिंपैंजी था और इसमें बहुत सारे डिफरेंट लेंथ्स की स्टिक्स थी, और बॉक्सेस रखे हुए थे, डिफरेंट हाइट्स के बॉक्सेस थे, और जो सीलिंग थी आप ये कह लो रूम की, उसमें बनानास हैंग किए हुए थे। अब चिंपैंजी ने शुरू में कोशिश की कि वो बनानास को उतारे फ्लोर से, आपको जैसे फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रहा है, फ्लोर से खड़े होकर छलांगे लगाने की कोशिश की, नहीं कर सका, छोड़ दिया। किसी एक बॉक्स के ऊपर चढ़ा, छलांग लगाने की कोशिश की, नहीं पहुंच सका, बनानास तक छोड़ दिया। एंड रिजल्ट में अब ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जब आप देखते हो तो वो दिखाते हैं कि ये जो चिंपैंजी है ये सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। स्टिक्स भी थी, बॉक्सेस भी थे, एक सडन रेलिवेशन, एक सडन आइडिया आता है जब आप सब कुछ थक हार के छोड़ के बैठ जाते हो कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, तो एकदम से जो आइडिया क्लिक करता है, एकदम से जो आपको ख्याल आता है किस तरह से मैं ये कर सकता हूँ, वो बेसिकली इनसाइट लर्निंग होती है कि आप ऑटोमेटिकली सिचुएशन को असेस करने के बाद, चिंपैंजी ने ये सोचा कि जब मैं डिफरेंट बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो मैं उन सारे बॉक्सेस के ऊपर चढ़ने के बाद बनानास को ले लूंगा। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद जब वो कुछ नहीं कर सका, तो एक पिक्चर आपको नजर आएगी कुछ बुक्स में जिसमें चिंपैंजी को दिखाते हैं कि वो सारे कुछ छोड़ के बैठ जाता है कि मैं नहीं उतार सकता बनानास। उसके बाद वो दोबारा से कुछ टाइम सोचने के बाद इनसाइट डेवलप होती है, सडन एक आइडिया आता है कि इस तरह मैं बॉक्सेस जोड़ूंगा तो बनानास को उतार लूंगा। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट था इसी तरह का जिसमें बॉक्सेस पे चढ़ने के बाद स्टिक यूज करने की मदद से बनानास उतारे गए, यानी बॉक्सेस और स्टिक को रिलेट किया चिंपैंजी ने, जो कि पहले वो नहीं कर रहा था। शुरू में उसे लग रहा था बॉक्सेस सेपरेट हैं, स्टिक सेपरेट है, लेकिन इन द एंड उसने इन सब चीजों को रिलेट किया और बनानास को उसने सीलिंग से उतार लिया। तो इनसाइट लर्निंग बेसिकली ऐसी लर्निंग होती है जो ऑटोमेटिकली एक सडनली एक आइडिया आपके माइंड में आता है कि इस प्रॉब्लम को एक खास वे में सॉल्व किया जा सकता है, यानी ट्रायल एंड एरर पे बेस नहीं करी होती कि बार बार करके आप नहीं सीखते, एकदम से एक सडन आइडिया आता है कि मैं फलां काम करूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। सबसे ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट कोलर का था, इसके अलावा एसएच इनसाइट लर्निंग में कोई खास, अब आप ये देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप एकदम से किसी सडन आइडिया और रेलिवेशन की वजह से सॉल्व करते हैं। एंड लास्ट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम दूसरों को देखते हुए भी बहुत सारा कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ना तो रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है, ना तो कोई रीजन होती है, वो खुद से चाहते हैं कॉपी करना, क्यूरियस होते हैं चीजों को लर्न करने के लिए, तो दूसरों को देख के सीखते हैं। इसी तरह से अगर मुझे लगता है कि मेरे किसी कोलीग को लेट आने की वजह से फायर कर दिया गया है जॉब से, तो मैं ऑटोमेटिकली देख के क्या सीखूंगी, लेट आने की वजह से मुझे भी फायर किया जा सकता है, और मैं अपना बिहेवियर ऑटोमेटिकली ठीक कर लूंगी। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके किसी बड़े बहन भाई को आप डांटा जा रहा है कोई गलत काम करने पे, तो उसको
आपने देखा कि गलत काम करने की वजह से डांटा गया, आपके लिए ये देखना ही काफी होता है और आप उस गलत काम को अवॉइड करने लगते हो। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि किसी एक स्टूडेंट का पेपर चीटिंग करने की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपके लिए काफी होती है। आप ये बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते उस सेम हॉल में बैठे हुए कि मैं खुद चीट करके देखता हूँ कि मेरा पेपर भी कैंसिल किया जाएगा। कुछ जगहों पे ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देखना और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना ही काफी होता है। इस चीज को कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी आप दूसरों को देखते हैं, अगर दूसरों को अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, आप कोशिश करते हैं आप भी वो काम दोबारा से करें। मेरे किसी कुलीग को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं कोशिश करूंगी मैं भी वो काम दोबारा करूं। मैंने सिर्फ देखा है हालांकि, या अगर किसी को पनिश किया जा रहा है तो उसको देखने के बाद मैं ये सीखूंगी कि मुझे वो काम नहीं करना। इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है।